Good morning, all of you. In today's part, we will discuss only about the structural isomerism which can occur in alkanes. हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में अलग से आपको जो एल्केन्स के अंदर डिफरेंट टाइप की और आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं वो पहले ही डिस्कस की जा चुकी हैं। जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाले पार्ट को आप सर्च आउट कर सकते हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपके इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के अंदर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इन डिटेल है वहां पे, आप अलग से उस लेक्चर को देख सकते हैं। इन प्रेजेंट फिलहाल हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अबाउट ओनली द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन द एल्केन्स। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन से पहले आइसोमर्स का हमें पता होता है कि द कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला but they differs in their properties, जो अपनी प्रॉपर्टीज में डिफर करे। प्रॉपर्टीज उनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला के बेसिस के ऊपर भी हो सकती है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द स्केलेटन, जो कार्बन एटम की लंबी चेन है उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। दे डिफर इन द नेचर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में डिफर कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ द डबल ट्रिपल बॉन्ड में डिफर कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप में डिफर कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज और कॉल्ड एज द आइसोमर्स एंड द प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज द आइसोमेरिज्म। और जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम अपने आप को कंसंट्रेट करके रखेंगे सिर्फ एल्केन्स के बारे में, कि एल्केन्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, किस एल्केन में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, हम सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो ब्यूटेन है उसके अंदर दो ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर एक हमने ड्रा कर दी, लेकिन और स्ट्रक्चर जो हम ड्रा करें उससे पहले एक बेसिक ट्रिक भी होती है, बेसिक फार्मूला भी है, उसको आप याद कर सकते हैं। एंड दैट फार्मूला कैन बी अप्लाइड ओनली अप टू हेप्टेन। हेप्टेन तक ही ये फार्मूला एप्लीकेबल है। एंड दैट फार्मूला इज कि द नंबर ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच आर पॉसिबल in alkanes up to heptane is equal to 2 raised to the power n minus 4 plus 1। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन एटम होते हैं, पेंटेन में 5 होते हैं, हेक्सेन में 6, हेप्टेन में 7। सो हेयर दैट इज द n, जो n की वैल्यू हमें पुट करनी है। अगर हम पुट करें यहाँ पे वैल्यू ब्यूटेन के बारे में, तो आप देखें 2 रेज टू द पावर n की जगह हमने 4 पुट किया, तो 4 माइनस 4 और आगे प्लस में 1। ये प्लस का ध्यान रखें, ये प्लस 4 के लगातार नहीं है, ये चीज अलग है। 2 रेज टू द पावर n माइनस 4 दैट इज ए वन थिंग। इस पूरे के अंदर अब ऐड करना है प्लस 1, ये आप जरूर ध्यान रखें। अब ये गलती ना कर दें कभी 4 के साथ ही ऊपर प्लस 1 कर दें आप। तो जो वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, 2 रेज टू द पावर 0 फिर प्लस में 1। अगर हम किसी की भी पावर 0 कर दें, कोई भी इंटीग्रल आपका कोई भी डिजिट है 1 2 3 4, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो आंसर आपका 1 होता है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। सिमिलरली 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ द ब्यूटेन, दीज आर 2 इन नंबर। तो 2 आइसोमर पॉसिबल हैं ब्यूटेन के केस में, वो भी हम ड्रा करके भी दिखाएंगे बाद में। पहले अभी हम इस फार्मूले को ही अप्लाई करते हैं अपने फर्दर और कंपाउंड्स के ऊपर भी। नेक्स्ट हम देखते हैं पेंटेन। पेंटेन के अंदर 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल कैसे हैं, उसको इसी फार्मूला से हम डिटरमाइन करते हैं। ये जैसे एक स्ट्रक्चर तो सिंपल होती है, अगर हम सारे कार्बन एटम को एक स्ट्रेट चेन में लगा दें, दैट इज द एन हेप्टेन। लेकिन और भी आइसोमर पॉसिबल है, तो वो कितने हैं, दीज आर 3। तो 3 कैसे यूज करते हैं इस फार्मूला को, तो हमने एन की जगह 5 पुट किया, तो 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 4 और क्या किया आगे प्लस में 1। तो आंसर क्या आ गया, 5 माइनस 4 1 होता है, 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1, तो आंसर आ गया आपका 3। तो इसलिए हम कह सकते हैं पेंटेन के अंदर देयर आर 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। Similarly, now we will calculate the number of the structural isomers in case of the hexane। One isomer तो बिल्कुल सिंपल, जब हम 6 के 6 कार्बन एटम को एक स्ट्रेट चेन में शो कर दें। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी कार्बन एटम की चेन हम ड्रा करते हैं तो उस कार्बन एटम को हमेशा ही जिगजैग फॉर्म में हम ड्रा करते हैं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही स्ट्रेट चेन लगा दें और कार्बन एटम को शो भी ना करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर कार्बन एटम कितने हैं।
तो जब हमें कार्बन एटम को शो नहीं करना हो तो उस वक्त पे खास तौर पे आपको जिग-जैग कार्बन एटम चेन ही ड्रा करनी होती है। अगर आप कार्बन कार्बन लिख ही रहे हैं साथ के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपको उसको बिल्कुल स्टेट में भी शो कर सकते हैं। और इन रियलिटी भी कार्बन एटम की जो चेन होती है वो जिगजैग फॉर्म में ही होती है। उसी बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के जो क्वेश्चन थे जो हमने पहले डिस्कस किए थे अबाउट देयर मेल्टिंग, अबाउट देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट जिगजैग कार्बन एटम चेन। ऐसे ही अगर हम हेक्सेन के अंदर देखें 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो आप अप्लाई करेंगे इस फार्मूला को, n की वैल्यू आप 5 पुट करें या 6 पुट करेंगे, आप n की वैल्यू 6 पुट करेंगे बिकॉज दैट एल्केन इज हेक्सेन, हेक्स में 6 कार्बन होते हैं, तो n की वैल्यू आपने 6 पुट की, 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 4 और प्लस में 1, तो 6 माइनस 4 तो 2, तो 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं इन केस ऑफ द हेक्सेन, जो अभी हम आपको बाद में ड्रा भी करके दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं हेप्टेन की। हेप्टेन में n की वैल्यू 7 आप पुट करेंगे। ये हेप्टेन एक तो सिंपल आइसोमर है जो स्ट्रेट चेन का होता है। अब हम पुट करते हैं हेप्टेन के अंदर कार्बन एटम 7 है, तो n की वैल्यू 7 पुट करें आप, तो 2 रेज टू द पावर 7, n की जगह 7 पुट किया, तो 7 माइनस 4 प्लस में 1, 7 माइनस 4 3, तो 2 की पावर 3 प्लस 1, 2 रेज टू पावर 3 8 होगा, तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो 9 आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो मैं जो ये आपका फॉर्मूला था, ये ट्रिक थी, दैट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू द हेप्टेन, देन आफ्टर द हेप्टेन इन केस ऑफ द ऑक्टेन the formula which we can apply here is that 2 raised to the power n minus 4 plus 2, हमें प्लस 2 लिखेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आप पुट करें इसके अंदर, ऑक्टेन के अंदर 8 कार्बन एटम होते हैं, तो 2 रेज टू द पावर 8 माइनस 4 प्लस 2 आप ध्यान जरूर रखेंगे, तो 8 माइनस 4 4, 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 2, 2 रेज टू पावर 4 क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18, तो 18 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। सिमिलरली आप नॉन एन में देखेंगे तो 35 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। उसके लिए फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे 2 रेज टू द पावर n माइनस 4 प्लस 3, तो आप n की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 9 पुट करेंगे, तो 2 रेज टू पावर 9 माइनस 4 प्लस 3, तो 9 माइनस 4 5 होता है, तो 2 रेज टू पावर 5 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 35। सिमिलरली डेकेन में 75 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, डोडेकेन में 355 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। अब हम ड्रा करेंगे वन बाय वन, और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हम ड्रा करें उनमें से वो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो आइसोमर जिसके अंदर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होगा उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। अगर ओड नंबर, वो हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कब होगी, इफ देयर आर ओड नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम तो उस कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकली एक्टिविटी होगी, और अगर इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम होते हैं तो उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी हो भी सकती है ना भी हो, डिपेंडिंग अपॉन किस बेसिस के ऊपर, कि इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम होते हैं तो उसके अंदर देखा जाता है कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो आपकी इंटरनल कंपनसेशन की वजह से जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये पहले ही डिस्कस की जा चुकी हैं सारी बातें स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, तो आप स्टीरियो केमिस्ट्री के जो हमारे टोटल पार्ट हैं उन सभी को आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपने वो अभी तक उनको रीड नहीं किया है तो आप दोबारा से पहले उनको देखें, तो फिर ये चीजें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट हम करते हैं कि जो आपके एल्केन्स हैं इनमें कम से कम कितने कार्बन हो कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो कर दे, तो एल्केन के अंदर 4 से 4 कार्बन कम से कम होने चाहिए। अगर एल्केन के अंदर 1 है मीथेन, उसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। इथेन में भी नहीं है, प्रोपेन में भी नहीं है, जो पॉसिबल है वो कम से कम कितने कार्बन जरूर हो, 4 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि 3 कार्बन अगर आप एक स्टेट चेन में लिख देते हैं तो और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं, 3 कार्बन एक स्टेट चेन के अंदर ही हो सकते हैं। लेकिन ब्यूटेन के अंदर अगर हम देखें देयर आर 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, जैसे अभी हमने उस ट्रिक के बेसिस के ऊपर, उस सिंपल फार्मूले के बेसिस के ऊपर आपको कैलकुलेट करके बताया था। दीज 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर एन ब्यूटेन, जैसे अभी हमने आपको बताया। अब आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि किसी भी एक कार्बन को किसी भी एक एंड से आप उसको वहां से प्लग कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, और मिड वाले कार्बन एटम के ऊपर आप उसको ऐड कर दे, जैसे हमने शो किया। सो दैट इज द आइसोब्यूटेन, तो ये सेकंड आइसोमर बन गया। सो दीज 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ द ब्यूटेन, जो हमने फार्मूला से भी कैलकुलेट करके आपको बताया था, एन ब्यूटेन एंड द आइसोब्यूटेन, एंड नन ऑफ देम
हैव कायरल कार्बन एटम, दोनों में से किसी के अंदर भी कायरल कार्बन एटम नहीं है, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो नन हैज कायरल कार्बन एटम, नन इज ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। अब हम नेक्स्ट बात करें फार्मूला, ये हम पहले ही बता चुके हैं। पेंटेन के अंदर 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड द नियोपेंटेन। तो सबसे पहले एन पेंटेन की स्ट्रक्चर हमने ड्रा की, वेयर ऑल द 5 कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन, इन द स्ट्रेट जिगजैग कार्बन एटम चेन। नेक्स्ट वन आइसो, मींस किसी भी एक आप एल्काइल ग्रुप को वन एंड से आप प्लग करें और उसको किसी भी एक कार्बन एटम के ऊपर लगा दें। किसके ऊपर लगाएं? वो आप C2 कार्बन एटम के ऊपर लगा दें। तो देखो C2 कार्बन एटम के ऊपर आप एक एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, दैट कॉल्ड द नाउ द आइसो, आइसोपेंटेन। जैसे ऊपर आपने आइसोब्यूटेन कहा था। तो if one CH3 group is present at the C2 position, one alkyl group is present at the C2 position, C2 के ऊपर अगर हम CH3 ग्रुप लगा देते हैं जो कि एक एल्काइल ग्रुप ही है, CH3 लगा दें, तो आप उसे कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं कॉमन नेमिंग के दौरान आइसो। तो ये कॉमन नेमिंग हम बता रहे हैं, दीज आर नॉट द आईपैक नेमिंग। तो आइसोपेंटेन इज द कॉमन नेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियोपेंटेन की। नियो मींस अगर आप एक और CH3 को, देखो ये C4 वाले को, इसको यहाँ से प्लग करें और इसको भी C2 के ऊपर लगा देते हैं, तो means if the two CH3 group are present at the C2 position, then it is called the neo. तो उसे आप नियो एल्केन कहते हैं, because there are total carbon atom are 5, so it is called as the neopentane. तो आप उसे नियोपेंटेन कह देंगे। तो ये आपने देखा कि पेंटेन के अंदर 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड द नियोपेंटेन। फार्मूला वही, अगर आप इन सभी में देखें तो क्या किसी के अंदर कोई कायरल कार्बन एटम है? देयर इज नो कायरल कार्बन एटम इन दीज एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड द नियोपेंटेन। क्योंकि कायरल कार्बन एटम आप किसे कहते हैं? द कार्बन एटम whose all the 4 valencies are completed by, are satisfied by 4 different groups। आप देखें नियोपेंटेन में भी देखें, जो सेंट्रल कार्बन है उसके ऊपर जो ग्रुप लगे हुए देखो वो बिल्कुल ही एक जैसे CH3 CH3। अगर आप नेक्स्ट देखें आइसोपेंटेन में, उसमें देखो 2 CH3 देखो एक जैसे हो गए, C2 पे अगर देखें ऐसे ही। और अगर एन पेंटेन में देखें वहां पे तो H ही हो जाते हैं एक से ज्यादा। तो इसीलिए कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं है, इसलिए कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। फार्मूला वही जिसके बेसिस के ऊपर आपने ये टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर डायरेक्टली आप डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज द 2 raised to the power n-4 + 1। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट द हेक्सेन, कि हेक्सेन के अंदर जो 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वही आपका स्टेट चेन, जिसमें जिगजैग कार्बन एटम चेन के बेसिस पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया, सो दैट इज द एन हेक्सेन। नेक्स्ट हम देखेंगे आइसो हेक्सेन। तो हमने क्या किया, वन ऑफ द CH3 ग्रुप को एन हेक्सेन के अंदर से उसको प्लग किया और उसको स्टिक कर दिया, कहां पे? एट द C2 पोजीशन। इफ वन CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट एट द C2 पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड द आइसोएल्केन, बिकॉज़ द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दैट एल्केन आर 6, सो दैट इज कॉल्ड एज द आइसोहेक्सेन। तो आप इसे आइसोहेक्सेन कहेंगे। सिमिलरली आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, जो आपने C2 के ऊपर लगाया इस CH3 ग्रुप को, अगर आप C2 की बजाय इसको C3 के ऊपर लगा दें, दैट इज द नेक्स्ट आइसोमर। तो ये आपके हेक्सेन का नेक्स्ट आइसोमर बन जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको कहां पे लगा दें, आपके जो CH3 ग्रुप अभी आपने देखे तो कहां पे लगाया था बोलो? अगर हम एक और CH3 ग्रुप को प्लग कर दें, देखो एक को और हमने प्लग किया, उसको कहां पे लगा दिया? C2 पोजीशन के ऊपर, और एक को लगाया CH3 कहां पे? C2, और एक CH3 को लगाया C3 पोजीशन के ऊपर। तो आपने क्या देखा, एन हेक्सेन जिसमें all the 6 कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन। इन आइसोहेक्सेन में क्या है, वन ऑफ द CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट द C2 पोजीशन, उसका एक और आइसोमेरिक फॉर्म बनाई जिसमें आपने CH3 ग्रुप को C3 पे लगाया। उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या किया, we have placed 2 CH3 group, one at the C2 position, other one is the C3 position। और लास्ट में अब हम क्या करने वाले हैं, if we place both, or you can say the 2 CH3 group at the C2 position। देखो यहाँ पे हमने 2 CH3 ग्रुप को कहां पे प्लेस कर दिया? at the C2 position, then it is called as a neoalkane। total carbon atom here are the 6, so it is called as the neohexane। तो ये आप समझ चुके हैं, if all the 6 carbon atom are present in the straight chain, then it is called n-alkane, here called the n-hexane, because the number of carbon atom are 6। Isohexane, iso word is used if one CH3 group is present at the C2 position, then the iso word is used। उसके बाद जो लास्ट वाला था नियो, if 2 CH3 group are present at the C2 position, this is called as the neohexane, because the total carbon atom are 6, so called the hexane। तो ये आपने देखा टोटल आपके कितने बन गए इसके अंदर आइसोमर्स, these are 5 आइसोमर्स।
which are possible in case of the हेक्सेन। अब आप देखें क्या इनमें से कोई कंपाउंड ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो? क्या किसी के अंदर कायरल कार्नेटम है? एन हेक्सेन, एन हेक्सेन के अंदर कोई भी कायरल कार्नेटम नहीं है। फार्मूला बेसिक वही था कि किसी के अंदर कोई भी कायरल कार्नेटम नहीं है। तो अब हम देखते हैं एन हेक्सेन, देयर इज नो कायरल कार्नेटम। आइसोहेक्सेन, वहां पे कार्बन के ऊपर दो दो CH3 हो गए C2 के ऊपर। नेक्स्ट देखें आप, उसके अंदर भी कोई कायरल कार्नेटम नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नियो के अंदर भी आपके कोई कायरल कार्नेटम, मींस देयर इज नो कार्बन एटम इन ऑल दीज आइसोमर्स। जितने भी आइसोमर हैं इनमें एक भी ऐसा कार्बन नहीं whose all the four valencies are satisfied by four different group। एक भी कार्बन ऐसा नहीं जिसके ऊपर चारों बॉन्डों के ऊपर चार अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो। मींस नन ऑफ द कार्बन इन ऑल दीज आइसोमर्स इज कायरल इन नेचर। कोई भी कायरल इन नेचर नहीं है। तो क्योंकि कायरल इन नेचर नहीं तो नन इज ऑप्टिकली एक्टिव, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी नहीं है इनके अंदर से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हेप्टेन के बारे में, जिसके अंदर 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। फार्मूला हम पहले ही बता चुके थे। अब हम ड्रा करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की आखिर वो हैं कौन कौन से। फर्स्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल वही जैसे हमने आपको बताया था, इफ ऑल द 7 कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन, तो दैट इज द एन हेप्टेन हियर। नेक्स्ट अगर हम 1 CH3 ग्रुप को प्लग कर दें और उसको कहां पे लगा दें? C2 पोजीशन के ऊपर, दैट कॉल्ड एज द आइसोएल्केन। टोटल कार्बन आर 7, सो ओवरऑल नेम इज आइसोहेप्टेन। अब जो CH3 ग्रुप आपने C2 पोजीशन के ऊपर लगाया, आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप इसको 3 के ऊपर भी ले जा सकते हैं। देखो अगर हम इसको 3 पे लगा दें तो नेक्स्ट आइसोमर बन जाएगा। अब उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अब एक और CH3 को प्लग कर दें, एक और CH3 को अगर हम प्लग कर दें और उसको कहां पे लगाएं? देखो C2 के कंपैरिजन एक C2 पे लगा दें, एक CH3 आपके कहां पे लगा दें? C3 पोजीशन पे लगा दें। लेकिन उससे पहले हम ड्रा करके बता देते हैं आपको नियोहेप्टेन के बारे में। इफ द 2 CH3 ग्रुप आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली एट द C2 पोजीशन, देन दैट कॉल्ड एज द नियोहेप्टेन। तो ये नियोहेप्टेन बन गया। अब ये 2 CH3 ग्रुप जो हमने लगाए, जरूरी नहीं दोनों ही C2 पे लगाएं। हम ऐसा भी कर सकते हैं दोनों CH3 पे लगा दें, दोनों C3 कार्बन पे लगा दें, थर्ड कार्बन पे, या एक C2 पे लगा दें, एक C3 पे लगा दें। अब देखते हैं 1 बाय 1। हमने दोनों CH3 कहां लगाए? दोनों के दोनों अब C3 कार्बन के ऊपर लगा दिए, अगला आइसोमर बन गया। नेक्स्ट में देखें हमने क्या किया, एक C2 पोजीशन पे लगा दिया, एक C3 पे लगा दिया, तो ये अगली पॉसिबिलिटी बना दी। और एक और हम क्या कर सकते हैं, एक C2 पे लगा दें, एक C4 पे लगा दें। देखो एक C2 पे लगा दिया और एक 3 के बाद बोलो नेक्स्ट कार्बन बोलो कौन है ये? 4। एक C4 पे लगा दिया। तो अभी तक कितने आइसोमर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 आइसोमर्स बन चुके। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? नेक्स्ट ये हो सकता है कि हम क्या करें, अब एक और CH3 को हमने प्लग कर दिया। देखो एक और CH3 को हमने प्लग कर दिया। देखो, और प्लग करने के बाद क्या किया कि जो आपका कौन से वाले के अंदर प्लग किया है, देखो आप ध्यान से देखो, नियोहेप्टेन को देखें आप पहले। देखो इस नियोहेप्टेन को, जो नियोहेप्टेन की स्ट्रक्चर है, अगर इसमें एंड कार्बन, देखो इस CH3 को आप हटा के और कहां पे लगा दें? इसको अगर आप लगा दें, देखो ध्यान से, कहां पे? C3 पोजीशन के ऊपर, 1 2 3 C3 के ऊपर। इसको CH3 को लिया यहां से नियोहेप्टेन और नया आइसोमर बन गया। अब एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका जो एक ग्रुप था, देखो बिल्कुल शुरू में एन हेप्टेन को देखें, एन हेप्टेन में आप हर बार CH3 ग्रुप को प्लग कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर दें कि एन हेप्टेन को आप देखें बड़े ध्यान से स्टार्टिंग में ऊपर, अगर हम यहाँ पे इस इथाइल ग्रुप को प्लग कर दे, देखो इथाइल ग्रुप को, और इसको C2 पोजीशन पे लगा दें, देखो इस टाइप से C2H5, देखो ध्यान से देखें, C2 के ऊपर हमने क्या लगाया? इथाइल ग्रुप। So that is the next isomer. So these are the total possible 9 structural isomers in case of the heptane. हेप्टेन के अंदर ये डिफरेंट पॉसिबल हैं, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो हमने देखा, और जो डिफरेंट है ऐसे ही आप औरों के भी निकाल सकते हैं, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो लेकिन वो एक हेक्टिक प्रोसेस होती है इस टाइप से ड्रा करना। तो हमने क्या देखा कि एल्केन्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं। हमने ये देखा कि एल्केन के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करने के लिए कम से कम 4 कार्बन एटम होने जरूरी है। मींस लोएस्ट एल्केन व्हिच कैन शो द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज द ब्यूटेन। वो आपका ब्यूटेन है। आपके मीथेन, इथेन, प्रोपेन के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। आपके जो एल्केन्स हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, जैसे हमने बीच बीच में बताया कि कहां कहां पे कायरल कार्नेटम प्रेजेंट है। अभी हम आपसे पूछने वाले हैं यही हेप्टेन के अंदर कि इन डिफरेंट 9 आइसोमर्स के अंदर से कौन से वो आइसोमर्स हैं जिनके अंदर आपको कायरल कार्नेटम
दिख रहा है, तो वो सारे के सारे आपके होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। वो कौन होंगे आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स। और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स तो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, अलग से स्टीरियो केमिस्ट्री का जो लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं। डिफरेंट पार्ट हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के, जिनके अंदर पार्ट बाय पार्ट किसी में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया है, कहीं पे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया है, कहीं पे हमने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन के अंदर भी एंड सो ऑन। वो सारे जो लेक्चर हैं आप दोबारा से सुने, और जो आइसोमेरिज्म और कौन कौन सी पॉसिबल है एल्केन में, अब वो वहां से देख सकते हैं। फिलहाल अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि हेप्टेन के अंदर जो 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, जो स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा हो चुकी हैं, इनमें से देखें वो कौन कौन से आइसोमर हैं जिनके अंदर आपको कायरल कार्बोनेटम दिख रहा है। क्या जो सबसे पहली स्ट्रक्चर हमने ड्रा की थी उसके अंदर कोई कायरल कार्बोनेटम है एन हेप्टेन? नो, हम क्रॉस लगाते चले जाएंगे, इसके अंदर कोई भी कायरल कार्बोनेटम नहीं है, क्योंकि 2 आइसोमर ऐसे हैं आपको ढूंढने हैं जिनके अंदर कायरल कार्बोनेटम है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में भी देखो ये CH3 आ गया, तो इसके अंदर भी कोई कायरल कार्बोनेटम नहीं है, सेकंड स्ट्रक्चर में भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में आप देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर से हमने दिखाया है इसके ऊपर देखो एक CH3, ये दूसरा इधर इथाइल ग्रुप, और थर्ड इधर देखो प्रोपाइल ग्रुप आपको दिख रहा है, और एक इसके ऊपर H है। तो इट मींस ये जो ब्लू कलर से हमने दिखाया C3, दैट इज द कायरल कार्बोनेटम, जिसके ऊपर हमने एस्ट्रिक लगा दी है, सो दैट इज द कायरल कार्बोनेटम। तो ये एक आइसोमर हमें मिल चुका है जिसके अंदर हमें क्या दिखाई दिया, कायरल कार्बोनेटम। उससे नेक्स्ट चलते हैं नियो हेप्टेन के अंदर। उसके अंदर आप देखें, देखो ये ग्रुप एक जैसे हो गए हैं CH3, तो इसके अंदर भी आपके कायरल कार्बोनेटम नहीं है। उससे नेक्स्ट में देखें, CH3 हो गए दोनों अटैच, और इधर भी इथाइल ग्रुप हो गए हैं अटैच, तो इसके अंदर भी कोई कायरल कार्बोनेटम नहीं है। इसे नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें भी देखो एक कार्बन के ऊपर एक CH3 आ गया, इधर भी CH3 आ गया, दूसरा मींस ये कायरल कार्बोनेटम नहीं है। इससे नेक्स्ट वाले कार्बन को देख लेते हैं। अगर इससे नेक्स्ट वाले कार्बन एटम को अगर हम देखें, तो इसमें भी आप देखें एक CH3 देखो यहाँ पे है, देखो ये रहा CH3, इधर बोलो कौन है, इधर है आपके पास इथाइल ग्रुप, और इधर देखें तो बोलो कौन है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और एक इसके ऊपर H है, सो दैट इज द कायरल कार्बोनेटम। तो इसके ऊपर क्या दिख गया आपको, कायरल कार्बोनेटम हमें दिख चुका है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद उससे अगले पे देखेंगे तो देखो इसके ऊपर भी कायरल कार्बोनेटम है, क्योंकि एक साइड में देखो इथाइल हो गया, एक साइड में देखो मिथाइल हो गया, और इधर ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया, तो इसके अंदर भी कायरल कार्बोनेटम है। अभी तक कितने मिल चुके हैं आपके, 1 2 3 मिल चुके हैं। तो ऊपर जो हमने लिखा था 2 आइसोमर्स, 2 नहीं बल्कि 3 आइसोमर्स अभी तक तो हमें मिल ही चुके हैं। उससे नेक्स्ट में देखते हैं, देखो 1 CH3 2 CH3 देखो एक जैसे हो गए, तो ये कायरल कार्बोनेटम नहीं है। नेक्स्ट को देखें तो उसके ऊपर भी CH3 कॉमन, तो ये भी कायरल कार्बोनेटम इसके अंदर नहीं है। इससे नेक्स्ट में देखें, ये पहला कार जो C2 कार्बन उस पे 2 CH3, तो ये तो कायरल नहीं है। C3 को देखें उस पे 2 H हैं, तो वो भी कायरल नहीं। C4 को देखें उसके ऊपर भी 2 CH3 हैं, तो वो भी कायरल कार्बोनेटम नहीं है। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए जिनके अंदर कायरल कार्बोनेटम आपको देखने को मिला, तो वो टोटल आपके हो चुके हैं, दैट इज द 3 आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स हो चुके हैं, वो आपके 3 आइसोमर्स हो चुके हैं, ये आपको दिख रहा है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, देयर आर द 3 आइसोमर्स व्हिच हैव कायरल कार्बोनेटम, जिसके अंदर कायरल कार्बोनेटम है, इसलिए जो 3 कंपाउंड होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बोलो वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस टाइप से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर बड़ी आराम से ये देख सकते हैं कि उसके अंदर कायरल कार्बोनेटम है भी या नहीं है। तो that all about the today's lecture on the isomerism. Thank you.